ठीक है। तो ये वितान में था, सिल्वर वेडिंग। यशोधर बाबू पाठ के नायक, हमेशा पुराने विचारों वाले व्यक्ति हैं। उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, पढ़ लिख गए हैं, ठीक ठाक पोस्टों पे चले गए हैं। कोई बेटा अमेरिका चला गया, एक बेटी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है, एक बेटे को जो है एडवर्टाइजमेंट कंपनी में जो है अच्छी नौकरी मिल गई है। तो यशोधर बाबू सोचते हैं कि किस तरह से जो है आजकल का जो ज़माना आ गया है वो बिल्कुल सही नहीं मानते वो। तो इस पाठ का जो नायक यशोधर बाबू है, किशन दा, उनके एक मित्र हैं, गांव के हैं, बड़े भाई की तरह मानते हैं उनको। उनको जो है जब गांव से दिल्ली आए तो किशन दा ने ही सहारा दिया। इस तरह से आपने इस पाठ के अंतर्गत पढ़ा। तो वो यशोधर बाबू जो है किशन दा को ही अपना आदर्श मानते हैं। ठीक। बच्चे बड़े होकर के नए ख्यालातों वाले हैं। यशोधर बाबू की पत्नी भी जो है बच्चों के साथ रहती थी, तो वो उन्हीं के रंग ढंग में ढल गई थी। क्योंकि यशोधर बाबू तो सुबह 7-8 बजे अपना ऑफिस के लिए चले जाते थे, शाम को 7-8 बजे ही घर आते थे। लेकिन पत्नी जो है बच्चों के साथ रहती थी, तो वो बच्चों के विचार जो है पत्नी के विचारों से धीरे धीरे पत्नी के विचार अपने बच्चों से मिलने बैठ गए। यानी कि उनकी पत्नी तो अपने बच्चों की तरह नए ख्यालातों वाली हो गई, लेकिन यशोधर बाबू जो है स्वयं को नए ख्यालातों में नहीं डाल पाए। तो इस कारण जो है उनके परिवार में अक्सर जो है उनका मतभेद बना हुआ रहता है बच्चों से। सिल्वर वेडिंग की बात आई है यहाँ पे। सिल्वर वेडिंग में, सिल्वर वेडिंग यानी कि शादी की 25वीं सालगिरह होती है। उनके दफ्तर से कहानी शुरू होती है, और उसके बाद वो घर आते आते जो है क्या क्या उनके साथ हुआ। आपने देखा कि दफ्तर में जो है उनके जो साथ में काम करने वाले लोग हैं उनसे जो है दावत मांगते हैं कि भाई बाबू, यशोधर बाबू बड़े बाबू हैं, तो उनके जो है 25वीं सालगिरह है शादी की। ऑफिस में जो भी हैं उनसे छोटे हैं, उम्र में भी छोटे हैं। दो चारों को उन्होंने नाम भी लिया है, सक्सेना, चौहान, पता नहीं जो भी था। तो वो उनको जो है बोलते हैं कि दावत के लिए बोलते हैं, फिर भी यशोधर बाबू नचाते हुए जो है उनको कुछ पैसे चाय पानी के लिए दे देते हैं। फिर वो उनकी खिंचाई करते हैं कि बाबू जी, बड़े बाबू, इतने में क्या होगा, ये तो आप बहुत कम दे रहे हैं। यशोधर बाबू जो है उनको और पैसे दे करके अपने आप वहाँ से चले जाते हैं। यानी कि खुद भी जो है उस पार्टी में वो शामिल नहीं होते हैं। मतलब उनको जो है ये चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो ये बोलते हैं कि जो ये क्या है, ये एनिवर्सरीज, ये बर्थडेज मनाना, ये तो अंग्रेज़ों के काम है, कि हम लोग जो है इसको, हम लोगों का नहीं है कि ये। फिर आते, घर जाते, उनका दिनचर्या ये थी कि मंदिर में जाते थे, भजन सुनते थे थोड़ी देर वहाँ पे, फिर घर जाते थे। यानी कि जब शादी की सालगिरह भी हो, उनकी 25वीं सालगिरह थी, उस दिन भी जो है वो आराम से लेट पहुँचते हैं। देखते हैं कि उनका जो फ्लैट था वो सजा हुआ है, वो बोलते हैं कि कहीं मैं दूसरे में तो नहीं आ गया। तो इस तरह से जो है वो बातें उनको इस पार्ट में आपको बताई गई हैं। ठीक, पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर था आपका जूझ। जूझ कहानी का लेखक का जो पढ़ने लिखने के प्रति जो जज्बा था, वो इसमें दिखाया गया था कि भाई किस तरह से जो है लेखक ने जो है अपने जीवन में संघर्ष किया। उसके बाद वो स्कूल गया, क्या क्या शर्तें उसके ऊपर थोपी गई। उसके पिता उसे पढ़ाना ही नहीं चाहते थे, तो भी उसके पिता ने उसको पढ़ाया लिखाया। नहीं, पढ़ाया लिखाया नहीं, मतलब खेतों में काम करवाना चाहते थे, लेकिन वो उसके मन में ये थी कि मुझे जो है सिर्फ पढ़ना है, चाहे कुछ भी करना पड़े पढ़ने के लिए, जो है वो कुछ भी काम करने के लिए तैयार था। लेकिन होता क्या है कि उसके पिता जब नहीं मानते तो वो अपनी माँ के साथ जो है, जमींदार दत्ताजी राव होते हैं कोई उनके इलाके के, उनकी थोड़ी प्रतिष्ठा होती है, उनकी बात किसी के लिए, उनकी बात जो है जल्दी से कोई टालता भी नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि तब जाता है, कितना संघर्ष किया, फिर झूठ बोलता है अपने पिता से, उनसे भी झूठ बुलवाता है कि बोलना मत कि हम आए थे। तो समझाते हैं कि स्कूल जाएगा, तो उसके पिता बोलते हैं चलो ठीक है जाएगा, लेकिन कुछ शर्तें होंगी कि पहले सुबह खेत में जाएगा, फिर खेतों का काम करके खेतों से ही स्कूल जाएगा, स्कूल से घर आएगा, फिर उसके बाद खेती बाड़ी के काम में हाथ बटाएगा, जो भी है गाय चराना, जो भी मतलब काम होते हैं उन सबको जो है करेगा। उसके बाद जो है क्या है, स्कूल जाएगा, और ज़्यादा काम हुआ तो उस दिन छुट्टी भी करनी पड़ेगी। तो बहुत सारे संघर्ष उसने किए। जब वो स्कूल गया उसका साल भी बर्बाद हो गया। फिर जिस जो बच्चे उनसे छोटे थे आज उनको उसी के साथ, उन्हीं के साथ उसको पढ़ना पड़ रहा था। फिर जब वो देखता है उनके जो अध्यापक होते हैं
उनको देखता है कि किस तरह से जो है वो कविता का पाठ करते थे, अभिनय के साथ करते थे। तो लेखक भी होता था कि उनसे जो है बड़ी प्रेरणा उन्हें प्राप्त की, जो मराठी के अध्यापक थे। वो कविता भी गाते थे, कुछ अपनी भी लिखते थे। तो जब वो कविता पाठ करते थे तो बड़ा लय सुर ताल के साथ करते थे, और लेखक को ये जो है बहुत ही पसंद आता था उनका ये कहना। तो अब पहले तो वो एकाकीपन से डरता था कि उनके खेत में उसको अकेले काम करना पड़ता था, अकेले जानवरों को चराना होता था। लेकिन अब जो है वो क्या करता है, उसको अकेलापन भी अच्छा लगने लगा। वो बोलता है कि चलो अब कम से कम अगर वो सबके सामने अभिनय नहीं कर पाता है, तो जब वो खेतों में जाता तो खूब खुल के गाता, खूब नाचता कूदता, तब उसे कोई देखने वाला नहीं था। अब प्रेरणा कहाँ से ली? मास्टर जी ने जो है उसके घर के बाहर की एक बेल थी, उस पे कविता लिख दी, अब सुना भी दी स्कूल में। तो लेखक ने सोचा कि जब गुरुजी ने जो है यहाँ पे एक छोटी सी एक बेल लगी हुई है, इस पे ही एक कविता लिख दी, तो मैं तो पूरे दिन प्रकृति के बीच में रहता हूँ, मेरे चारों ओर तो पूरे पेड़ पौधे पशु पक्षी सब घूम रहे होते हैं, तो मतलब मेरे पे ऑप्शंस ज़्यादा है, जो कविता लिखने के ऑप्शंस है वो मेरे पे ज़्यादा है। इसलिए जो है कवि क्या कर रहा है, वो खुश होता है। फिर बाद में उसको अकेलेपन में ही मजा आने लगा। पहले तो वो बोलता नहीं, वो तो बच्चा है, अब अकेला रहना बच्चे को कहाँ अच्छा लगता है कि खूब सारे बच्चों के बीच में रहूं, खेलूं कूदूं, तो बच्चों की यही होती। लेकिन लेखक के साथ भी यही था, क्योंकि वो अकेला जाता था खेत में, अकेले ही काम करना पड़ता था, गाय भी चराता था तो अकेले ही चराता था, तो इसलिए जो है वो अकेलेपन से बेकार लगता था। लेकिन जब उसने जो है मास्टर जी का अभिनय करना शुरू, की नकल उतारनी शुरू कर दी, तब से वो क्या हो गया, उसको अकेलापन ही अच्छा लगने लगा कि हाँ यार अब ठीक। तो इस तरह से उसने जो है कविताएं लिखना शुरू किया। फिर मास्टर जी को भी दिखाई, फिर पत्थरों पे लिखा, कभी कभी सोचते सोचते आता था तो भैंस के ऊपर ही लिख देता, खाल के ऊपर होता है ना, जैसे होता है भैंस होती है उसके बारे में लकड़ी से यूं करे तो सफेद लाइन बन जाती, तो उसी के ऊपर लिख देता था, कभी पत्थर के ऊपर लिख देता था। मतलब एक जज्बा था उसके अंदर कि हाँ मैंने पढ़ना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो जूझ कहानी इसीलिए है, जूझ का मतलब होता है कि किसी चीज के लिए संघर्ष करना, तो जूझाओ पढ़ाई के लिए उसने अपना संघर्ष जारी रखा, इसलिए कहानी का नाम है जूझ। ठीक। तो अब हमारा क्वेश्चन आ गया कि भाई ले आनंद के चरित्र की विशेषताएं बताएं, तो क्या विशेषताएं, आपको क्या विशेष नजर आता है लेखक के अंदर? एक, कि वो पढ़ने के प्रति उसका बड़ा जुनून था, वो पढ़ने के लिए जो है कुछ भी करने के लिए तैयार था। दूसरा, वो मेहनती था, मेहनत करने से भी नहीं डरता था। क्यों? उसने जब पिता ने उसको ये कहा कि बेटा सुबह खेत में जाना है, शाम को जो है स्कूल से आके फिर खेत में जाना है, गाय ढोर जो भी जानवर है हमारे पालतू वो चराने हैं, जिस दिन काम ज़्यादा होगा उस दिन छुट्टी भी करनी है। तो बड़ी मेहनत मेहनत करने से भी नहीं डरता है, पढ़ने के प्रति उसका जुनून इतना है कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। तीसरा, झूठ बोल के जो है अपने पिता से जो है झूठ बोलता है पढ़ने के लिए, इतनी ललक थी। मतलब झूठ बोलना और अच्छे के लिए झूठ बोलना अलग चीज़ है। उसने झूठ कुछ नहीं बोला, उसने सिर्फ इतना ही बोला कि दत्ता राव जी आप ये मत बताना कि मैं यहाँ पे आया था। मतलब उसने ये बोला, अगर वो बोल दूंगा कि पापा की शिकायत, पिताजी की शिकायत करने गया था, तो पिताजी घर में डांटेंगे मारेंगे मुझे, इसलिए डर के मारे उसने ये कहा कि जमींदार साहब आप ये मत बोलना कि हम दोनों यहाँ आए थे। अगर पूछेंगे कि तुम्हें कैसे पता, तो हम बोलेंगे हम सब्जी सुब्जी देने गए थे उनके घर में, तो उन्होंने बोला कि भाई आ जाओ, उनको भेजना जरा अपने पति को यहाँ पे। तो इस तरह से जो है वो लेखक पढ़ने के लिए संघर्ष करता है। ठीक। अब धीरे 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 जो है वो अभ्यस्त होता है, धीरे धीरे वो फिर स्कूल में उसको वही वरीयता मिलने लगती है, धीरे धीरे वो जो है फिर मॉनिटर के साथ कॉपियां भी चेक करने बैठ जाता है। मतलब उसकी एक लगन थी पढ़ने के प्रति, जुनून था उसके अंदर कि मुझे कुछ करना है। ठीक। इतनी विषम परिस्थितियां होने के बाद भी जो है बेटा उसने अपना लक्ष्य प्राप्त किया। उसके बाद आती थी अतीत में दबे पांव। अतीत में दबे पांव, ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो संस्कृति के बारे में बताया था, कल भी हमने इस पे चर्चा की थी। और इसमें जो है वहाँ की जो नगर की बसावट है किस तरह से है कि घरों के मुंह सड़क की तरफ नहीं खुलते हैं, सड़कें बहुत चौड़ी चौड़ी हैं, नालियाँ बनी हुई हैं, 700 कुएं मिले हैं वहाँ पे, पानी की भी उचित व्यवस्था रही होगी, मकानों को जो है टीलों के ऊपर बनाया गया था ताकि जो है कभी नदी का पानी अगर आ जाए तो मकानों के घरों के अंदर न घुसे। सबसे दर्शनीय चीज़ वहाँ पे एक बौद्ध स्तूप का वर्णन किया गया था कि बौद्ध स्तूप के बारे में बताया गया कि वो सबसे 50 फीट ऊंचे चबूतरे पे बना है। और ये चबूतरे कैसे बने होते हैं? टीले,
ये नेचुरल नहीं थे, इनको जो है कच्ची और पक्की ईंटों से मिल करके बनाया है। वहाँ पे जो है गेहूँ, ये जो फसलों के भी जो है चिन्ह मिले हैं। कपास का बीज नहीं मिला है कि, लेकिन वहाँ पे सूती कपड़ा मिला है। वहाँ पे बाट मिले हैं, मूर्ति मिली है, दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति के बारे में पढ़ा था हमने। खिलौने मिले हैं, मन के रंग बिरंगे मन के मिले हैं। ठीक है बेटा। तो वो चाक मिले हैं बड़े बड़े, जिसके ऊपर बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन बने हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने कल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा। यहाँ तक कि चंडीगढ़ की जो बसावट है उसके बारे में भी बात आई थी यहाँ पर कि मूर्ति जी ने जो है चंडीगढ़ का जब मैप तैयार किया होगा तो मोहनजोदड़ो से ही कुछ ना कुछ प्रेरणा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से जो है कुछ ना कुछ प्रेरणा अवश्य ली होगी। क्योंकि जैसे चंडीगढ़ सेक्टर वाइज बसा हुआ है ना, कि किसी भी मतलब सेक्टर का जो घर का जो दरवाजा है वो मेन सड़क पे नहीं है, मतलब एक सेक्टर के अंदर है। तो इसी तरह से जो है वहाँ पे भी जो नगरों की जो बसावट थी तो वो इसी शैली में कुछ बनाई गई थी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वहाँ पे स्नानागार, स्नानागार के ऊपर से जो है पानी की निकासी की व्यवस्था, गंदा पानी कुंड में नहीं जाना चाहिए। कुंड का पानी जब बाहर निकलेगा कैसे निकलेगा। नालियाँ बिल्कुल ढकी हुई नालियाँ, किस बात का प्रमाण होती है कि वो लोग सफाई पसंद थे। उनको जो है स्वास्थ्य का भी जो है बड़ा ज्ञान था अपने कि हाँ यार स्वास्थ्य में कोई चीज़ होती है, गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से जो है ये सभ्यता जो है अपने आप में उन्नत सभ्यता थी। और यहाँ की जनसंख्या के बारे में बताया गया है कि 85,000 जनसंख्या, बहुत बड़ी बात होती है तत्कालीन समय में। 85,000 की जनसंख्या एक स्थान पे होने का प्रमाण ये है कि या तो ये नगर राजधानी रहा होगा और या फिर ये व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र रहा होगा। खुदाई में भी है बैलगाड़ी मिली है, तो पशुपालन भी ये लोग करते थे, खेती बाड़ी भी करते थे। बैलगाड़ियों के निशान मिले हैं, सड़कें खूब चौड़ी हैं। कहीं पे जो है इनको कोठार मिला है, अन्नागार मिला है। कोठार समझते हैं जिसमें जो है अन्न का भंडारण किया जाता है, किसी भी चीज़ को स्टॉक करना, भंडारण करना किसी भी चीज़ का। तो ये चीज़ें भी वहाँ पे प्राप्त हुई। तो एक अपने आप में जो है एक उन्नत संस्था थी, वो सॉरी उन्नत सभ्यता थी। तो इसीलिए इसको एक बार जल संस्कृति के नाम से क्यों जाना जाता है। क्वेश्चन आता है कि जल संस्कृति क्यों कहते हैं। 700 कुएं मिलना इस बात का प्रमाण है। ये लोग जो है पानी का उपयोग कैसे करते होंगे। नहरें मिली हैं, नालियाँ मिली हैं, तो इसका मतलब इनकी जल निकासी, जो जल का प्रबंधन था, इनका पानी की व्यवस्था का जो प्रबंधन था वो बहुत ही उत्तम किस्म का था। तो इसलिए जो है ये कह सकते हैं कि ये संस्कृति जो है अपने आप में एक प्रकार से बहुत ही विकसित संस्कृति इसको हम